ये बात उस वक्त की है जब नरेश पहली बार नौकरी के लिए अपने गांव से दूर दिल्ली आया था। उस वक्त उसके लिए सब कुछ नया था। उसकी नौकरी, वो ऑफिस, वहां के लोग, सारी चीजें बेहद नई थी। ऐसा नहीं था कि नरेश को नया माहौल पसंद नहीं था, लेकिन जिसके बारे में अब तक उसने सिर्फ सुना ही था, वो सब आज उसे देखने को मिल रहा था। बड़े से कांच वाली बिल्डिंग और ऑफिस के दरवाजे से अंदर जाते वक्त पुश और पुल में कंफ्यूज हो जाने की दिक्कत, ये सब नरेश जैसे छोटे गांव से आए हुए लड़के के लिए कोई आम बात नहीं थी। शहर में आकर जो इंसान दरवाजे को नहीं समझ पा रहा था, वो भला इंसानों को क्या समझ पाता। देश के हर कोने से और अच्छे अच्छे कॉलेज से आए हुए फ्रेश ग्रेजुएट्स लड़के लड़कियों के साथ नरेश का पहला इंट्रोडक्शन उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। ब्रेक में किसी भी बात को शुरू करने के लिए बोले जाने वाली इंग्लिश से बचने के लिए नरेश अक्सर कॉफी का कप पकड़कर एक कोने में खड़ा हो जाता था। ऐसा नहीं था कि नरेश को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो लोग जिनकी इंग्लिश बिल्कुल विदेशियों जैसी थी, उनकी इंग्लिश के सामने गांव से आए नरेश की इंग्लिश भला कहां मुकाबला कर पाती। इसलिए वो हर वक्त किसी न किसी बहाने से एक कोने का सहारा लेकर सबसे दूर खड़ा हो जाता था और वहां से सबको पटर पटर इंग्लिश बोलते देखकर सोचता था, यार इस नई दुनिया में कदम तो रख लिया, लेकिन एडजस्ट कैसे हो पाऊंगा और कब तक इन कोनों के सहारे अपनी इस कमी को छुपा पाऊंगा। कभी तो ये भी सोचता कि इन हाई सोसाइटी वाले लोगों में जैसे तैसे टिकने से तो अच्छा होता कि किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। अब नरेश को इतना ऑकवर्ड फील नहीं होता था, क्योंकि अब उसने भी गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे कहना सीख लिया था। यस को यप कहकर नरेश अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा लेता था, पर फिर भी अंदर ही अंदर उसे ऐसा महसूस होता था कि आखिर कब तक अपने आप को धोखा दूंगा। अपने आप से ही ऐसे सवाल जवाब करता रहता था कि मैं जानता हूं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन अगर ये नहीं हूं तो फिर क्या हूं मैं। लेकिन इसका जवाब उसके खुद के पास भी नहीं होता था। नरेश घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए शहर आ तो गया था, लेकिन शुरुआत में यहां टिक पाना उसे बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। अब शहर में पैसा और नाम कमाने आया था, तो कहीं ना कहीं से उसे शुरुआत तो करनी ही थी। इसलिए उसने सबसे पहले अपने अंदर झांक कर अपने आप को तलाशना शुरू कर दिया, क्योंकि शहर आकर नरेश को काफी चीजों में बदलाव देखने को मिला था। रहन सहन से लेकर पहनावे तक में उसने बहुत खुलापन महसूस किया था और लोगों के बातचीत करने का तरीका तो बिल्कुल ही अलग था। नरेश के अंदर तमाम भावनाएं उमड़ रही थी। पहली नौकरी की खुशी और नए माहौल में खुद को ढालने की जल्दी दोनों ही थी, क्योंकि अगर नए माहौल में खुद को जल्दी नहीं ढाल पाता तो इस नौकरी में टिकना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और नरेश को अपनी पहली और इतनी अच्छी नौकरी गंवाना स्वीकार नहीं था, क्योंकि इस नौकरी के साथ साथ उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर भी मिला था। नरेश को शहर के नए माहौल में ढलना तो पसंद था, लेकिन उसे शहर के लोगों की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि शहर के लोग, खासकर उसकी कंपनी के दोस्त, रात होते ही दारू पीने के लिए बार में बैठ जाते थे। नरेश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो गांव का एक सीधा साधा लड़का था जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने यहाँ आया था। एक दिन नरेश के दोस्त बर्थडे पार्टी बताकर उसे भी अपने साथ बार में ले गए थे।
बर्थडे पार्टी बताया, इसलिए नरेश भी जाने के लिए मना नहीं कर पाया। लेकिन जब नरेश ने देखा कि पार्टी बार में रखी गई है, तो उसने पहले ही बता दिया कि वो दारू बारू नहीं पिएगा। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे झूठ बोलकर उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में दारू मिला दी और नरेश उसे सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पी गया। धोखे से ही सही, लेकिन नरेश ने पहली बार दारू पी ली थी, इसलिए उसे थोड़ी सी दारू भी बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। दारू पिलाने के बाद उसके दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करने लगे और कहने लगे कि वो दारू पीने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे नशे की हालत में। ये सब सुनकर नरेश के दिल में भी हलचल पैदा हो गई, लेकिन उसके पास तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी जिसके पास वो जा सकता। नशे में चूर नरेश सोचने लगा कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, तो आज मैं भी इन लोगों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकता। पहली दारू के पहले नशे ने नरेश सब कुछ भूल गया था कि वो किस मकसद से शहर आया था। आज नरेश को ना तो अपने माँ बाप के सपने याद थे और ना ही उसके दिए संस्कारों की परवाह थी। रात 1 बजे तक नरेश और उसके दोस्तों की पार्टी चलती रही और उसके बाद दारू खत्म तो पार्टी खत्म का नारा लगाते हुए नशे में चूर नरेश के दोस्त अपने अपने रास्ते निकल गए और नरेश भी अपने घर आ गया। नरेश को पहली दारू का पहला नशा इतना ज्यादा था कि वो घर का मेन डोर बंद करना भी भूल गया और नशे में धुत होकर बिस्तर पर जाकर गिर गया। लेकिन फिर रात के तकरीबन 3 बजे नरेश को किचन में से बर्तन के गिरने की आवाज सुनाई दी। नरेश अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और इतनी रात को ये आवाज कहां से आई, ये देखने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में दाखिल होते ही नरेश ने देखा कि कोई चोर उसके घर पर चोरी कर रहा था। उस चोर ने अपना पूरा मुंह अच्छी तरह से ढका हुआ था और चोर को देखने के बाद नरेश का सारा नशा भी उतर चुका था। जब नरेश उस चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उस चोर के मुंह पर ढका हुआ कपड़ा नरेश के हाथ में आ गया और जब नरेश ने उस चोर का चेहरा देखा तो उस चोर को देखते ही नरेश के होश उड़ गए, क्योंकि वो चोर कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। वो लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी उस पर अपना दिल हार बैठता। नरेश ने जब उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लिया तो वो लड़की बहुत ही घबरा गई थी। उसे डर था कि नरेश उसे पुलिस के हवाले कर देगा, इसलिए वो नरेश से मिन्नतें करने लगी कि आप जो चाहे मुझे सजा दे दो, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन प्लीज आप मुझे पुलिस के हवाले मत करना। नरेश ने उसे कहा कि क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? तो उस लड़की ने पुलिस के डर से घबराकर हाँ कर दी। नशे में धुत नरेश के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई और वो उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। और फिर उस रात उस कमरे में जो हुआ उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। इस कहानी की शुरुआत उन दिनों में हुई थी जब नरेश रतनपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। नरेश के परिवार में उसके माँ बाप के अलावा उसकी 2 बहनें भी थी। नरेश ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने गांव के पास ही एक कॉलेज से ही पूरी की थी। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया, जहां उसे एक बहुत ही अच्छी नौकरी और उस नौकरी के साथ साथ रहने के लिए एक अच्छा घर भी मिला था। नौकरी तो नरेश को अच्छी तनख्वाह की मिल गई थी, लेकिन वहां के माहौल में ढलने के लिए उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी वो शहर जाकर बहुत खुश था, क्योंकि नरेश ने गांव में रहकर बहुत ज्यादा गरीबी के दिन देखे थे। नरेश के माँ बाप हमेशा उसे कहा करते थे, नरेश हमारी गरीबी
दूर करना अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तभी हमारे घर के हालात सुधर सकते हैं और तभी हम तुम्हारी छोटी बहनों की शादी अच्छे से कर सकेंगे। नरेश के घर के हालात वाकई ही बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी नरेश के माँ बाप ने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके नरेश को पढ़ाया लिखाया ताकि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। नरेश भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिल लगाकर पढ़ाई करता था, जबकि उस समय कॉलेज के बाकी लड़के लड़कियां अक्सर एक दूसरे के साथ घूमने फिरने में व्यस्त रहते थे। नरेश के दोस्त हमेशा नरेश से कहते थे, नरेश तुम इतना पढ़कर क्या कर लोगे? ये वक्त तो लड़कियों के साथ मजे करने का है, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, तुम भी इसे अभी एंजॉय कर लो। लेकिन नरेश उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देता और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता था, क्योंकि नरेश को अपनी खुशी से ज्यादा परिवार की खुशी की फिक्र होती थी। इसलिए वो सोचता था कि जिंदगी के मजे तो मैं बाद में भी ले सकता हूं, अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। और इसी वजह से नरेश कभी लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं था। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि नरेश के ही कॉलेज की एक लड़की उससे प्यार कर बैठी थी। उस लड़की ने नरेश के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, लेकिन नरेश ने उसकी तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा और हमेशा उससे दूर ही रहता था। और इसी तरह नरेश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और फिर कई जगह उसने नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया। नरेश की किस्मत बहुत अच्छी थी जो उसका तुरंत ही दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। नौकरी मिलते ही नरेश ने अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और नौकरी के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। पहले पहले तो नरेश को वहां के माहौल में ढलने के लिए और सबके साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सबके साथ एडजस्ट हो गया और उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। नौकरी पर लगने के बाद भी वो ज्यादातर ध्यान अपने काम में ही लगाता था, जिसे देखकर उसकी कंपनी के दोस्त कहते थे, क्या नरेश पूरी जिंदगी काम ही करते रहोगे या फिर कभी हमारे साथ कहीं घूमने भी चलोगे? नरेश के दोस्तों की दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड थी, जबकि नरेश ने तो आज तक लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। फ्रेंडशिप तो बहुत दूर की बात है। नरेश के दोस्त हमेशा उसे उकसाते रहते थे, यार नरेश तू इतना हैंडसम है, एक बार लड़की पटाकर तो देख, फिर देखना कितना मजा आएगा इस लाइफ को जीने में। लेकिन नरेश इन सब बातों से दूर ही रहता था। इसलिए एक दिन उसके दोस्त जिद करके बर्थडे के बहाने से उसे एक बार में ले गए और वहां उन्होंने धोखे से नरेश की ड्रिंक में दारू मिला दी। पहली बार दारू पीने की वजह से नरेश को नशा भी बहुत ज्यादा चढ़ गया था। उस दिन नरेश के दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए वक्त की बातें करने लगे। तब नशे की हालत में ये सब सुनकर नरेश के मन में भी एक हलचल सी पैदा हो गई थी। नरेश भी अब अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था और अपने माँ बाप के सपने और अपनी बहनों की तरफ खुद की जिम्मेदारी सब कुछ भूल गया था। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि नरेश के दोस्त बार में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आए थे और उनके बीच की नजदीकियों को देखकर
नरेश के मन में भी ख्याल आने लगता कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, तो आज मैं यूं इन सब के बीच अकेला ना बैठा होता और इनकी तरह मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी के मजे ले रहा होता। कई बार तो नरेश के दोस्तों ने अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त के साथ नरेश की सेटिंग करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन नरेश को तो उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी। अब तो नरेश ने अपने माँ बाप से बातें करना भी बहुत कम कर दिया था। बस महीने की आखिरी तारीख को उनके खाते में पैसे जमा कर देता था। शहर में आकर माँ बाप का सीधा साधा नरेश पूरी तरह से शहरी बाबू बन गया था। शहर में आने के शुरुआती दिनों में दरवाजे पर लिखे हुए पुश और पुल को ना समझ पाने वाला नरेश अब शहर की जिंदगी में इतना खो गया था कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। उस रात दारू के नशे में नरेश घर का मेन डोर बंद करना भूल गया था और नशे में चूर होकर जाकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा था। लेकिन फिर रात के लगभग 3 बजे किचन में बर्तन गिरने की आवाज से उसकी आंख खुल गई थी। इतनी रात को घर में ये आवाज कहां से आ रही थी, ये देखने के लिए नरेश किचन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन चोर कोई खतरनाक इंसान हो सकता है या फिर वो नरेश पर हमला भी कर सकता है। ये सोचते हुए नरेश ने धीरे धीरे अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। नरेश ने देखा कि चोर ने अपना चेहरा एक कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ था। घर की लाइट भी बंद थी, जिस वजह से नरेश चोर को ठीक से देख नहीं पा रहा था। नरेश चुपके से चोर के पीछे जाकर खड़ा हो गया और फिर उसने पीछे से उस चोर के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। वो चोर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नरेश ने उसके हाथों को पकड़कर उसके चेहरे के नकाब को हटा दिया। लेकिन नकाब के हटते ही जैसे ही नरेश ने उस चोर को देखा तो उसके होश उड़ गए। जब उसने चोर के रूप में अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को खड़ा पाया, वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नरेश तो उसे बिना पलके झपकाए देखे ही जा रहा था। फिर जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए नरेश के पैर पर अपना पैर मारा, तब अचानक ही नरेश ने उसका हाथ छोड़ दिया। नरेश ने उस लड़की को सवाल किया कि तुम यहां क्या कर रही हो? तब वो लड़की कहने लगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करना। इतना कहते ही वो लड़की जोर जोर से रोने लगी थी। उस लड़की को रोते हुए देखकर नरेश ने उस लड़की को सोफे पर बिठाया और पूछा, तुम घर के अंदर कैसे आ गई? तब उस लड़की ने नरेश को बताया कि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और आपके घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप घर में मौजूद हैं, वरना मैं कभी यहां नहीं आती। उसकी बातें सुनकर नरेश ने उस लड़की से कहा कि दिखने में तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो और किसी भी एंगल से तुम मुझे चोर तो नहीं लग रही हो, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो तुम्हें इस तरह चोरी करनी पड़ रही है? तब उस लड़की ने नरेश से कहा कि वो सब तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन मुझे फिलहाल तो एक दूध के पैकेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आपकी एहसानमंद रहूंगी। ये सुनकर नरेश ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर दूंगा, लेकिन तुम रहती कहां हो?
लेकिन उस लड़की ने नरेश को कुछ भी नहीं बताया और उस लड़की के हाथ में दूध का पैकेट पहले से ही पड़ा था, जो वो चुराने के लिए नरेश के घर पर आई थी। वो लड़की उस दूध के पैकेट को लेकर तुरंत ही वहां से भाग गई और नरेश भी उस लड़की के पीछे भागने लगा। लेकिन पता नहीं वो लड़की अचानक कहां गायब हो गई। नरेश घर वापस लौट आया और उसने अपने घर का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया। अपने कमरे में जाकर नरेश उस लड़की के बारे में सोचने लगा और आज ऐसी पहली बार हुआ था कि नरेश को कोई लड़की देखते ही पहली नजर में ही पसंद आ गई। लेकिन वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी और वापस ना जाने कहां चली गई, इस बारे में नरेश कुछ भी नहीं जान पाया। किसी लड़की के बारे में सोचते हुए नरेश पहली बार इतना मायूस हो गया था कि उस लड़की के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही नरेश अपने ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस से घर लौटते वक्त नरेश के दोस्तों ने उसे अपने साथ बार में आने के लिए कहा, लेकिन नरेश ने उन्हें इनकार कर दिया और चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही नरेश ने देखा कि आज वो लड़की फिर से उसके दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। उसे देखकर नरेश उस लड़की के पास गया और उस लड़की से कहा, ए लड़की, तुम तो कल भाग गई थी ना, तो आज फिर से यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की नरेश के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे आज भी एक पैकेट दूध की जरूरत है। अगर आप मुझ गरीब की मदद कर देंगे तो भगवान आपका भी बहुत भला करेगा। ये सुनकर नरेश ने उस लड़की से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसे घर के अंदर ले आया। नरेश ने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर उसने उस लड़की को सोफे पर बिठाया और आराम से उससे बातें करने लगा। नरेश ने उस लड़की से कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन जब तक तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा। वो लड़की थोड़ी घबराई सी लग रही थी। शायद उसे नरेश पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन नरेश उसे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। फिर कितनी देर के बाद वो लड़की नरेश से कहने लगी, मैं आज आपको सारी बात बताती हूँ। मेरा एक भाई था जो हम दोनों बहनों से बड़ा था। मेरी बहन एक विधवा औरत है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मेरे माँ बाप ने अपना सब कुछ बेचकर मेरे भाई को पढ़ाया लिखाया ताकि वो आगे जाकर एक अच्छी नौकरी करके हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। वो जब तक हमारी आंखों के सामने था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उसकी मुंबई में नौकरी लगी उसके बाद वो हम सब से बहुत दूर हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुंबई में जाकर पूरी तरह से मुंबई के रंग में रंग गया और हमें पूरी तरह से भूल चुका है। वो मुंबई में जाकर बहुत ही बिगड़ चुका है, दारू पीने लगा है और दिन रात नशा भी करने लगा है। यह सब करते वक्त उसने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने उसे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेरे माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वो अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं कर सकते। अब हम दोनों बहनें ही अपने माँ बाप का सहारा हैं, लेकिन मेरी बहन की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती है। और हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम उस नन्ही सी जान के लिए दूध खरीद कर ला सके। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि मैं जाकर कहीं कोई नौकरी कर सकूं, इसलिए
मजबूरन मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े और भीख मांगनी पड़ी। लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से लोग मुझे गलत नजरों से देखने लगे, इसलिए मुझे भीख मांगना भी छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती और भीख भी नहीं मांग सकती, तो फिर मैं अपने घर वालों का पेट कैसे भरती? इसलिए मुझे मजबूरी में चोरी का रास्ता अपनाना पड़ा। मैंने सोचा था कि रात को मैं किसी के घर जाकर दूध का पैकेट चुरा लूंगी, तो कम से कम अपनी बहन के बेटे का पेट तो भर लूंगी। लेकिन कल रात मैं आपके घर पर पकड़ी गई थी, मगर आज फिर से मुझे एक दूध के पैकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी बहन का बेटा सुबह से भूखा है और वो भूख की वजह से बहुत जोर जोर से रो रहा है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपकी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी। उस लड़की की कहानी सुनकर नरेश की आंखों से आंसू भर आए और उसने किचन में जाकर फ्रिज से एक दूध का पैकेट निकालकर उस लड़की को दे दिया। दूध के पैकेट के साथ नरेश ने उस लड़की को कुछ पैसे देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ज्यादा पैकेट भी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे घर पर फ्रिज नहीं होगा तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए तुम ये कुछ पैसे रख लो ताकि तुम्हें रोज रोज दूध के एक पैकेट के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन उस लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, साहब, मुझे अभी सिर्फ एक दूध के पैकेट की जरूरत है और अगर आप मेरी मदद करना चाहते ही हैं तो मुझे कहीं छोटा मोटा काम दिलवा दो, जिसे करके मैं इज्जत से अपने घर का पेट भर सकूं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। लेकिन उस लड़की की ये बातें नरेश के दिल को छू गई। नरेश सोच में पड़ गया, ये लड़की इतनी मजबूरी में भी मुझसे मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती, जबकि उसे अपनी बहन के बेटे के लिए रोज रात को दूध की चोरी करनी पड़ रही है। नरेश समझ गया था कि वो लड़की ऐसे तो शायद 1 रुपये की मदद लेना भी पसंद नहीं करेगी, इसलिए कुछ सोचते हुए और उस लड़की की मदद करने के लिए नरेश उस लड़की का पीछा करने लगा। उस लड़की का पीछा करते हुए नरेश उसके घर तक पहुंच गया और उसने देखा कि वो लड़की एक छोटे से घर के अंदर चली गई। नरेश ने देखा कि उस लड़की के माँ बाप बिस्तर पर लेटे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उस लड़की की बहन का बेटा भी भूख की वजह से जोर जोर से रो रहा था और उसकी बहन उसकी बीमारी की हालत में भी किसी तरह अपने बेटे को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की के घर के हालात को देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब देखकर नरेश अपने घर वापस आ गया और घर आकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया था, क्योंकि जिस तरह नरेश शहर में आकर अपने माँ बाप को भूल बैठा था, उस लड़की के घर का नजारा उसे अपने घर जैसा महसूस होने लगा था। नरेश को ये एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं उसने भी अपने माँ बाप को धोखा दिया है, क्योंकि नरेश भी शहर के रंग में ऐसा रंग गया था कि उसने अपने माँ बाप से बात करनी भी छोड़ दी थी, अपने दोस्तों के धोखे की वजह से ही। लेकिन नरेश भी नशे का आदी हो चुका था। जैसे ही नरेश को अपनी भूल का एहसास हुआ कि तुरंत ही उसने अपने घर पर फोन किया और अपने माँ बाप से माफी मांग ली और ये भी कहा कि वो जल्द ही उनसे मिलने आएगा। फोन रखने के बाद नरेश फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि वो लड़की पैसे की मदद तो लेने से रही, तो आखिर मैं उसकी मदद करूंगा कैसे।
लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी जिससे वो उस लड़की की मदद भी कर सकेगा और उस लड़की के आत्म सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। आज नरेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया था ताकि वो लड़की जब दूध का पैकेट लेने आए तो उससे बात कर सके। घर पहुंचते ही नरेश बेसब्री से उस लड़की का इंतजार करने लगा और फिर जैसा उसने सोचा था, जब वो लड़की आई तो नरेश उसे अपने घर के अंदर ले आया और फिर नरेश ने उस लड़की से जो बात कही, उस लड़की की आंखों में खुशी भी थी और आंसू भी थे। नरेश ने उस लड़की को सोफे पर बिठाया और कहा, ए लड़की, सबसे पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ। मुझे रोज तुम्हें ए लड़की बुलाना अच्छा नहीं लगता। उस लड़की ने अपना नाम सपना बताया। तब नरेश ने उसे कहा, देखो सपना, जैसा कि तुमने कहा तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई कंपनी में तो काम नहीं दिलवा सकता और अगर कहीं कोई काम मिल भी जाए तो शायद साफ सफाई का हो सकता है। और फिर इस शहर में आने के बाद मैंने जितनी भी दुनिया देखी है, हो सकता है कि तुम्हें वहां भी लोगों की गलत नजरों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक महफूज काम है। देखो सपना, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ और सुबह काम पर निकल जाता हूँ तो सीधे रात को घर लौटता हूँ और तुम मेरे घर के हालात देख सकती हो कि मेरा घर में सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है। मैं काम से आकर इतना थक जाता हूँ कि रात को ये सब करने में कि मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे सप्ताह में सिर्फ एक ही छुट्टी मिलती है और वो भी इस घर की साफ सफाई में निकल जाती है। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, जिससे तुम्हारी भी आमदनी हो जाएगी और सप्ताह का एक दिन मुझे भी आराम मिल जाएगा। ये सुनते ही सपना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत ही इस काम के लिए हाँ कर दी और दूसरे दिन की सुबह से ही वो अपने काम पर लग गई। सपना रोज सुबह सबसे पहले तो नरेश के लिए नाश्ता बनाती और फिर उसका टिफिन भी बना देती थी। घर के बाकी के सारे काम वो नरेश के जाने के बाद निपटा लेती और सारे काम खत्म होने के बाद वो अपने घर चली जाती थी और फिर शाम होते ही वापस आकर नरेश के लिए रात का खाना बनाती थी और जब रात को उसके घर वापस जाने का वक्त होता तो नरेश खुद उसे उसके घर छोड़ आता था, क्योंकि नरेश ये अपनी जिम्मेदारी समझता था कि वो सपना को सुरक्षित उसके घर तक छोड़ आए। इस तरह सपना को काम भी मिल गया और नरेश को भी मदद करने वाले हाथ मिल गए। अब तो रोज यही सिलसिला चलता रहा और फिर ना जाने कब सपना ने अपने स्वादिष्ट भोजन से नरेश के दिल में अपनी जगह बना ली, लेकिन वो खुद इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी। अब तो रोज नरेश को ऑफिस जाने की देरी और घर आने की जल्दी पड़ी रहती थी। ऑफिस में तो जैसे उसका दिल ही नहीं लगता था, इसलिए किसी न किसी बहाने से घर पर सपना को फोन करता और पूछता कि घर के लिए कोई सामान लाना है क्या, तुम्हें कुछ चाहिए, बोलो मैं आते आते ले आऊंगा। सपना भी इस तरह रोज की परवाह से नरेश के दिल का हाल समझ चुकी थी, लेकिन नरेश उसका मालिक था। इस वजह से सपना ने कभी भी अपने चेहरे पर अपने मन का भाव जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन फिर एक दिन अपने दिल के हाथों मजबूर नरेश ने आखिरकार अपने दिल की बात सपना से बयां कर ही डाली। सपना भी नरेश की बात सुनकर शर्माते हुए उठकर वहां से चली गई। सपना का शर्माना समझते हुए भी नरेश जानबूझकर पीछे से चिल्लाने लगा,
अरे सपना, हाँ या ना, ये तो बताती जाओ। सपना ने पीछे मुड़कर देखा और बस इतना कहा, धत। और सपना का ये धत सुनकर नरेश पहले तो खुशी से उछल पड़ा और फिर बिस्तर पर गिरते हुए कहने लगा, हाय, ये धत पता नहीं कब मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल होगा। कि तभी नरेश को याद आया कि उसे ये खबर अपने घर पर भी बतानी होगी, तभी तो जाकर उसके रिश्ते की बात चलेगी। नरेश ने तुरंत ही अपना फोन उठाया और अपने घर पर फोन करके कहा, माँ, मैंने आपकी बहू। इससे पहले कि नरेश आगे कुछ बोलता, उसकी माँ सामने फोन पर कहने लगी, नाश पिटे नलायक, तुमने हमारे बगैर ही शादी कर ली। अपने माँ बाप को बुलाना जरूरी नहीं समझा? कम से कम शादी किससे कर रहा है यही बता दिया होता। बेचारे नरेश ने बिना वजह ही अपनी माँ की चार बातें सुन ली और फिर कहा, माँ, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने अभी तक शादी करी नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया था कि मुझे एक लड़की पसंद है। मुझे लगा कि मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरे रिश्ते की बात चलाएंगी, लेकिन आपने तो मुझ पर गालियों की बरसात कर दी। सामने से माँ ने कहा, अरे बेटा, तो पहले बताना चाहिए था ना, बेवजह इतना डांट दिया मैंने अपने बच्चे को। नरेश ने कहा, माँ, आपने बोलने का मौका ही कहाँ दिया। आप तो बहू नाम सुनते ही बरस पड़ी। अच्छा सुनो माँ, मुझे फिलहाल आने के लिए छुट्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों की टिकट निकलवा रहा हूं, तो आप जल्दी से आने की तैयारी कर लो। कुछ ही दिनों में नरेश का परिवार उसके पास आ गया और फिर वो लोग सपना का हाथ मांगने सपना के घर चले गए। सपना के घर जाने से पहले नरेश ने अपने परिवार को ये बता दिया था कि सपना का परिवार बहुत ही गरीब है। ये सुनकर नरेश के परिवार ने उस पर नाश करते हुए कहा, बेटा, रिश्ता जुड़ते समय अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। हमारे लिए तो यही काफी है कि हमारी होने वाली बहू अच्छी है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जब नरेश का परिवार सपना के घर पहुंचा तो दरवाजा सपना ने ही खोला था और सपना को देखते ही नरेश के परिवार के चेहरे पर कुछ ऐसी खुशी छा गई थी कि कैसी चांद जैसी बहू चुनी है हमारे नरेश ने। नरेश का परिवार तो इस आशा के साथ मिठाई भी साथ लेकर गया था कि रिश्ता पक्का होते ही वही सबका मुंह मीठा करवा देंगे। नरेश और उसके परिवार को देखकर सपना के घर वालों को पहले तो बहुत हैरत हुई, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि नरेश का परिवार उनकी छोटी बेटी सपना का रिश्ता लेकर आया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि वो ये शादी धूमधाम से नहीं कर पाएंगे। तब नरेश के माँ बाप ने उनसे कहा कि शादी और शादी के खर्चे की चिंता आप ना करें। नरेश दो बहनों का भाई और हमारा एक ही बेटा है, तो उसकी शादी को लेकर हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी इच्छाएं आप पर बोझ नहीं बनेंगी। शादी का सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा। बस आप शादी में शामिल होकर दोनों बच्चों को ये आशीर्वाद दें कि इनका गृहस्थ जीवन सुखी रहे। और हाँ, मैं आपको नरेश की एक अच्छाई बताना तो भूल ही गई कि नरेश ने सपना की मजबूरी में चोरी करने वाली बात कभी भी और किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि नरेश नहीं चाहता था कि इस वजह से सपना पर कभी भी कोई उंगली उठे और सपना को शर्मिंदगी की वजह से अपनी नजरें नीचे झुकानी पड़े, क्योंकि नरेश ये जान चुका था कि सपना ने जो भी किया था मजबूरी में आकर अपनी बहन के मासूम बच्चे का पेट भरने के लिए किया था। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों की मौजूदगी में सपना और नरेश की धूमधाम से शादी हो गई।
नरेश की जिंदगी में वो धत हमेशा के लिए शामिल हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।